अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप टाइमली हर चीज से अपडेटेड रहें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद है उनके हवाले से बता रही चलो, वो हमारे साथ जो है अक्सर प्रोग्राम्स में मौजूद होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जमशेद साहब की, जो कि हैं हेड ऑफ नॉर्थ है स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज से, और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है मार्केट का एक जो है एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपसे, थोड़ा सा वो आप दें, उसके बाद फिर हम बाकायदा सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, ओवरऑल मार्केट हमारी एक ग्रोथ पैटर्न में डेवलप हो रही है और इसे पूरी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी इसे सपोर्ट करते हैं। और कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं, जो इंटरनल वर्किंग है, वो भी इसे सपोर्ट करती है। हमारी मार्केट पिछले 3-4 क्वार्टर्स में ट्रेमेंडसली बढ़ के ऊपर आ गई है और अभी इसमें अगर गोइंग फॉरवर्ड हम देखते हैं तो 1 से 1.5 साल में मेरे ख्याल में ये अपना ये जो इनिशियल इसका ग्रोथ टारगेट है ये अचीव करेंगे। जो इंडेक्स है वो 1 लाख से बियॉन्ड भी हो सकता है, उसके करीब भी हो सकता है। इन नंबर से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये सोचते हैं कि इंडेक्स 40,000 था तो अभी अगर 1 लाख हो जाता है या उसके बियॉन्ड जाता है तो क्या मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मार्केट हमारी अभी भी हमारी हिस्टोरिकल जो मल्टीपल्स हैं उसके रेफरेंस से भी देखें तो अंडर वैल्यूड है, और जो आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स नजर आते हैं कंपनीज की अर्निंग में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, उसके हवाले से भी इसमें काफी गुंजाइश नजर आती है। तो ये तो मेरे नजदीक इसका एक ओवरव्यू है। सही, बिल्कुल। आज जो हमारे साथ जो है पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, और किसी का कोई सवाल है तो वो काइंडली आप लोग अपने सवाल जो है वो कर सकते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सी बताइए, जैसे कि रोल ओवर वीक चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें वो थोड़े टाइम से स्टक हुए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा उसके हवाले से हम डिस्कस कर लें, क्योंकि काफी जो है एक मार्केट एक अच्छी बूम में हो गई है, लेकिन फिर भी जैसे ओजीडीसी है, पीपीएल है और जो है टीपीएलपी है, ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें एक्टिविटी अभी एज सच नजर नहीं आ रही है। तो क्या वजह है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए, हम ओजीडीसी और पीपीएल की अगर बात करें तो ये तकरीबन 2 वीक पहले तो जंप करके ऊपर आए। इनके अंदर 15-15, 20-20% का गेन देखा गया। जहां तक टीपीएलपी जैसे स्टॉक्स हैं तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिन्हें प्लेयर्स कंपनी मालिकान के साथ मिलके उनके अंदर स्टोरीज डेवलप करके या मौजूद होती हैं तो उन्हें ओवर ज्यादा उन्हें बढ़ा चढ़ा के दिखा के तो इनके शेयर्स बढ़ा लेते हैं और फिर उसके बाद ये शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ना भी हो पाए, प्लेयर्स के हाथ में भी रहे, तो हालात ऐसे नहीं रहते कि इनका रेट ऊपर मेंटेन किया जा सके, क्योंकि इन स्टॉक में जो गेन आ सकता है वो गेन सिर्फ इसी सूरत में आ सकता है कि एक इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स बढ़े हुए रेट पे दूसरे इन्वेस्टर को बेच सके। तो मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड नहीं रहती। इन्वेस्टमेंट मार्केट है, तो अगर कुछ रेट्स ऐसे आ जाते हैं कि न्यू एंट्रेंट्स उसमें शाये होते हैं, वो नहीं आते, तो जब कंपनी की तरफ से कोई पे आउट नहीं आएगा, कोई डिविडेंड नहीं आएगा, तो वो उस कंपनी के अंदर स्टे करना एक घाटे का सौदा है। इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। इनके अंदर जितना भी वेट करेंगे उन्हें नुकसान करेंगे। भले बाद में कभी साल बाद, 2 साल बाद इनके अंदर जंप आ जाता है और वही एक चीज रहती है जिसे देख के लोग इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जहां तक पीपीएल ओजीडीसी वगैरह की बात है कि इनके अंदर तो गेन आया है। अभी इनके अंदर अगर कोई नई एंट्री लेना चाहता है तो उसे थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरे नजदीक इनकी प्राइस जो अभी हाई बने हैं इनसे को 8-10% या 15% के अराउंड नीचे आए तो वहां बिल्कुल लेने चाहिए। इनमें फर्दर आगे गेन के चांसेस मौजूद। सही। जी, यहाँ पे सवाल आया है मुर्शद, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। जी, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने अभी टीपीएफटी का बताया कि इनके पीरियड
इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो प्लेयर के पास जो माल होता है तो वो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट शायद करता आपके है, जो माइक्रोफोन के साथ कोई इशू हुआ है, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। आवाज क्लियर है? हेलो, जी जी बोलिए। आवाज आ रही है सर आप लोग? हेलो, मुझे आ रही है आवाज। सर आपकी तरफ आवाज आ रही है? वालेकुम, बहुत जरूर। वालेकुम सलाम सर, आवाज आ रही है? हम्म। जी मुर्शिद अपना सवाल कीजिए प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी आपने टीपीएलपी का बोला था कि प्लेयर इसको उठाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो प्लेयर के पास, जैसे मिसाल के तौर पे, अगर प्लेयर के पास 1 करोड़ का माल हो, मिसाल है, तो फिर उसको ऐसे ही बंदा चाहिए होगा ना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरा प्लेयर आया होगा, मेरा ये सवाल है। जैसे अभी इसकी रैली बनी थी, तो आप कहेंगे भी टीपीएलपी उठा, तो ये 11-12 रुपए तक गया। अगर प्लेयर 1 करोड़, तो मैं कम कह रहा हूँ, 20-30 करोड़ का वर्थ रखता हो, दूसरा प्लेयर तो इसी वर्थ में ही आना चाहिए ना। तो दूसरा प्लेयर नहीं चलता उसमें। जी बिल्कुल, आप ये बात दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब अगर ऑफलोडिंग करना हो तो अगर 1 करोड़ शेयर्स की ऑफलोडिंग करनी है तो उतनी ही अमाउंट का और उतनी ही क्वांटिटी का बायर भी चाहिए होता है। इसीलिए ये स्टॉक्स जो है एक लिमिट पे जाके तो मजीद डिस्ट्रीब्यूट करना नामुमकिन हो जाते हैं, क्योंकि न्यू एंट्रेंट्स उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते उन रेट्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बाज़ औक़ात इसीलिए जो वीक होल्डर्स होते हैं वो भी इसके साथ फंस जाते हैं कि जब रेट्स नीचे आ जाते हैं तो फिर उन्हें एग्जिट नहीं मिलता। तो ये एक म्यूजिकल चेयर की तरह से है कि जब म्यूजिक स्टॉप होता है तो कुछ ना कुछ लोग खड़े रह जाते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर ने जब भी माल खरीदना है तो दूसरे इन्वेस्टर से ही खरीदना है, और जब भी बेचना है दूसरे इन्वेस्टर को ही बेचना है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी कंपनी से आम इन्वेस्टर्स को, बल्कि हर इन्वेस्टर को दूर रहना चाहिए जिस कंपनी से कोई पे आउट इन्वेस्टर को नहीं मिलने वाला, बल्कि उससे किसी दूसरे इन्वेस्टर को बेच के ही प्रॉफिट करना है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल है मेरा, कि पीआईए और एटीआरएल के बारे में बता दें। इसमें कोई और एक्सपेक्टेशन है पंप के बारे में कि ये आगे ग्रो हो सकते हैं? आपने एटीआरएल का पूछा, अटक रिफाइनरी जी, का। जी, और पीआईए का। देखिए पीआईए की तो स्टोरी हम जानते हैं कि इसके सेल की जिस तरह से चल रही है। बाकी इस कंपनी के अपने अंदर रिजल्ट्स के हवाले से देखें तो इतना चार्ट नजर नहीं आता। इसके सेल आउट होने से इसकी वैल्यू के हवाले और कहा जा सकता है कि ये शेयर यहां से बढ़ जाए। अदरवाइज अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट वैसे करने जाएं तो इन रेट्स के ऊपर इसकी वैल्यू नहीं बनती। जहां तक अटक रिफाइनरी का है तो ये एक बहुत वैल्यूएबल कंपनी है और प्रॉफिटेबल कंपनी है। हाँ, इसके पे आउट का थोड़ा इश्यू जरूर है, पिछले दिनों रुकी हुई थी, नीचे भी थी, इन्हीं रिजल्ट्स पे, इन्हीं पे आउट्स पे, इसी वर्क के बावजूद इसका रेट काफी नीचे था। लेकिन अभी इसमें कुछ स्पेकुलेटिव स्टोरीज भी जनरेट हुई हैं, लेकिन इसके अंदर इसकी चूंकि वैल्यू भी मौजूद है तो इसका शेयर काफी बढ़ गया है। इसमें मजीद भी ये शेयर बढ़ सकता है। जी जी सर, बहुत शुक्रिया। जी डेल आपका सवाल है, अब अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी थैंक यू वेरी मच नादिया। मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं अगर आप अलाउ करें तो। जी पहला तो क्वेश्चन, जी थैंक यू। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि इस रोल ओवर वीक में मैक्सिमम इंडेक्स को आप सर जो है कहाँ तक मैक्सिमम देखते हैं?
और अगर ये नीचे जाता भी है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको वो तोड़ता है तो फिर अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है? देखिए, रोल ओवर वीक कोई इतना बड़ा इसे हवा नहीं समझना चाहिए। ये उसी वक्त ज्यादा इशू होता है कि जब मार्केट में वीक होल्डिंग ज्यादा होती है और सेलिंग एग्जिस्ट कर रही होती है, ऑफलोडिंग हो रही होती है, तो उस दौरान शेयर्स को रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, प्राइसेस डिक्लाइन करती हैं या फाइनेंसेस अवेलेबल ना हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लिक्विडिटी भी बहुत है और ना ही इस तरह की कोई ऑफलोडिंग मार्केट में चल रही है कि जिससे रोल ओवर वीक के हवाले से हम मार्केट की फ्लक्चुएशन को कोई नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव देखें, नॉर्मल रूटीन में देखेंगे। बाकी जहां तक इस चीज का सवाल है कि मार्केट अभी इन लेवल्स को ब्रेक करे तो अलार्मिंग सिचुएशन समझनी चाहिए। मेरे नजदीक वो 81,900 या 82,000 का जो एरिया था, जो पहले मार्केट ने टॉप बनाई थी और उसके बाद नीचे चली गई थी, अगर मार्केट इंडेक्स उसके अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन समझी जाएगी, क्योंकि अभी ऐसे हालात नजर नहीं आते कि मार्केट उस टॉप के अंदर वापस जाए। जी थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि रोल ओवर वीक में ना समटाइम्स ऐसा होता है कि जो नॉर्मल हमारा रेगुलर एक शेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है और फ्यूचर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, तो सर ये नॉर्मली क्यों ऐसा होता है? उसकी रीजन ये होती है कि जो करंट मंथ के अंदर पोजीशंस पड़ी हुई होती हैं तो नेक्स्ट मंथ में उन्हें ट्रांसफर करना होता है, तो वो बेसिकली आमने सामने ट्रेड्स हो रही होती हैं, वो बायर सेलर की ट्रेड्स नहीं हो रही होती, बल्कि वो फाइनेंसर के साथ ट्रेड्स हो रही होती हैं। इसलिए फ्यूचर में चूंकि वो मेजर एक्टिविटी हो रही होती है, इसलिए हमें फ्यूचर्स के वॉल्यूम बढ़े हुए नजर आते हैं। तो सर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है शेयर की प्राइस पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट उस वक्त पड़ता है जब मार्केट के अंदर ऑफलोडिंग यानी कि डिलीवरी की सेल आना शुरू हो जाए और उसके सामने उतना बायर मौजूद ना हो, या ये जब दूसरी सूरत में यही है कि बायर इतना आ जाए कि सामने इतना सेलर मौजूद ना हो। ये डिलीवरी का ये रेगुलर मार्केट है कि जो मार्केट की डायरेक्शन डिटरमिन करती है। जी थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू सर। वेलकम। सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, थोड़ा सा जो है ये ऑटो सेक्टर के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि अब कैसा देख रहे हैं, क्या अभी आगे इसमें एक्टिविटी वगैरह क्या परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ऑटो सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड अच्छा ही लगता है। अच्छा। रेट्स काफी हायर मल्टीपल्स पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये GHNI की लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, इसने वहां से काफी अच्छी मूव दी है। अभी थोड़ा सा इसमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि पहले अपने हाई के करीब आ गया है। इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, इसकी सेल्स ठीक थी लेकिन रेट भी ज्यादा बढ़ गया है, और साजगार में भी हमने मूव देखी है, वो भी वापस आया है। ये भी अगर इसका रिजल्ट भी अच्छा एक्सपेक्टेड है, उस रिजल्ट के बावजूद अगर ये 1100 या उसके प्लस मिले तो जो पहले के लोग इसमें स्टक हुए हैं उनके लिए एक चांस मैं समझूंगा कि वो थोड़ा इसे रिड्यूस कर सकें। अभी एक चीज जो पॉजिटिव और देखी गई है वो न्यूज फाइनेंसिंग के रेफरेंस से थी कि जो काफी अरसे के बाद इंक्रीज होना शुरू हुई है ऑटो फाइनेंस, तो ये भी गोइंग फॉरवर्ड इनकी सेल्स में ही इंक्रीज का बायस बनेगी। ओवरऑल तो ये सेक्टर अच्छा है, लेकिन अभी रेट्स बढ़े हुए हैं, बढ़े हुए रेट्स पे ट्रेडिंग के लिए तो स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट का ज़हन बना के मेरा नहीं ख्याल कि इस जगह बाइंग करनी चाहिए। सही। अच्छा सर, कुछ स्टॉक्स के हवाले से जो है कुछ हमारे जो है कुछ व्यूअर्स हैं उन्होंने पूछा है, तो DCR के हवाले से जरा सा बता दें कि DCR में क्या है, क्या लग रहा है? देखिए, इस पे इस तरह से डायरेक्टली चूंकि मैंने इसे स्टडी नहीं किया हुआ स्टॉक को बात नहीं कर सकूंगा। अगर क्या सही, ठीक है, चलें कोई बात नहीं। अच्छा सर, कुछ स्टॉक्स हैं जैसे TRG हो गया, इनके हवाले से इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस आगे हैं, और जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं क्या उनको आप कहेंगे? जैसे TRG के हवाले से भी पूछा गया था, पोल के हवाले से पूछा गया है कि इसकी अर्निंग थोड़ी सी इतनी नहीं आई है, तो आगे क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए, फर्दर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा TRG और पोल के हवाले से बता दें।
पोल के बारे में तो बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। इसकी अर्निंग जो डिक्लाइन हुई है उसकी मेन रीजन इन्होंने एक्सप्लोरेशन कॉस्ट को डाली है। इनका वेल ड्राई निकल आया होगा उसकी कॉस्ट, तो ये वापस इसकी अर्निंग 30+ नजर आएगी। इसका नीचे आना एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है। जिनके पास पहले से पड़ा हुआ है उन्हें इंतजार करना चाहिए, और मजीद भी अगर कोई दूसरा इसमें एंटर होना चाहिए तो ये रेट्स अच्छे हैं। यहाँ से नीचे भी अगर मिले तो बिल्कुल इस शेयर को खरीदना चाहिए। जहां तक टीआरजी की बात है, टीआरजी के स्टोरी स्टॉक है, इसकी वैल्यू डिटरमिन करना इंतहाई मुश्किल काम है। यानी कि अगर आज कोई भी इन्वेस्टर या अगर बैठ के एनालिस्ट देखना चाहेगा कि वो टीआरजी की क्या वैल्यू होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि इस क्वार्टर के एंड पे, 2 क्वार्टर के बाद, तो उसके पास कोई तरीका नहीं है। इसलिए कि इसके पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं, उन कंपनीज की वैल्यू, यानी कि कैश फ्लो तो है ही कोई नहीं कि जिसकी बुनियाद पे, और पे आउट भी कोई नहीं है। अब उनकी वैल्यू भी ऐसे है कि इसकी जो सबसे प्राइम इन्वेस्टमेंट थी एफिनिटी जो थी, अब उसके बारे में भी आ गया है कि इन्होंने अपना कोई लोन सेटल करने के लिए उसके शेयर के सामने उसे सेटल किया है। तो ये इन्वेस्टर्स ने इसे बढ़ा लिया था, स्टोरी की बुनियाद पर बढ़ा लिया था, फिर उनमें से बाद इन्वेस्टर बेच के चले गए। जो बाकी हैं किसी के ऊपर पाबंदी लग गई, कोर्ट ने रोक दिया कि मजीद नहीं शेयर खरीद सकते। तो इस तरह की इसके मामलात हैं। इसके लिए एक ही चीज है कि दुआ की जा सकती है कि ये बढ़ जाए। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या कोई एनालिसिस ऐसा नहीं है। सही, बिल्कुल। जी माजिद साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो सर मेरा क्वेश्चन था ये ठट्ठा सीमेंट के बारे में, कि एक तो सर इसकी प्राइस जो थी 18 रुपए से बढ़ के अब तकरीबन 105 के करीब पहुंच गई है। तो इसको सर आप कैसा देखते हैं? रिजल्ट्स तो इनके बेहतर थे, क्या ये अपने रिजल्ट्स को सस्टेन कर पाएगा? और दूसरा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लास्ट टाइम बजट के अंदर गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के ऊपर टैक्स रिजीम चेंज कर दी थी। पहले तो उनके ऊपर 2% ऑफ द एक्सपोर्टेड अमाउंट थे, फिर 29% पे चला गया। तो अब जो उनके रिजल्ट्स वगैरह आएंगे तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? क्या इसके अंदर हमें स्टिल होल्ड करना चाहिए या इसमें से क्या करना चाहिए? इसका जो ट्रेंड बता दिएगा। कि जहां तक ठट्टा सीमेंट की बात है तो इसके अंदर वैल्यू मौजूद है। इसकी अर्निंग जो है वो उनके अंदर रियल ग्रोथ है, और ये ग्रोथ आगे कंटिन्यू रह सकती है। इसका रेट इस तरह से नहीं समझना चाहिए जिस तरह से बहुत सारी कंपनीज के रेट्स को खाली ड्राइव करके प्लेयर्स ऊपर लेके जाते रहे हैं। ये इस तरह से नहीं है। तो मेरे नजदीक इसका रेट थोड़ा यहाँ से मजीद, अभी पिछले दिनों भी ये 80 से उठ के तो 115 जैसा ये रेट इसने दिखाया है। अभी भी ये 100 या उसके अंदर मिल रहा हो तो मेरे नजदीक खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आगे गोइंग फॉरवर्ड सीमेंट इंडस्ट्री बेहतर लगती है और उसी में ठट्टा सीमेंट भी है। अच्छा, दूसरा आपने टेक्सटाइल पे पूछा। ये टेक्सटाइल भी बेहतर लगती है इसलिए कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट रिजीम आगे चेंज होता हुआ लग रहा है, काइबोर आपके सामने 14% के अराउंड है, इसी पे इनकी लैंडिंग बोरोइंग होती है, तो इन्हें फाइनेंस कॉस्ट में काफी बचत हो रही है। तो मेरे नजदीक निशात चूनिया हो, गुलामत टेक्सटाइल हो, निशात मिल हो, ये अच्छे स्टॉक्स हैं, खरीदे भी जा सकते हैं, और जिनके पास पड़े हैं उन्हें वेट भी करना चाहिए सर। सही। अच्छा सर, ये अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये पैनी स्टॉक्स के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो है जैसे टेक्सटाइल में हो गया, जैसे ये सीमेंट सेक्टर में हो गया, इनकी क्या ग्रोथ है, क्या आगे इनकी परफॉर्मेंस है, थोड़ा इसके हवाले से बताएं। देखिए, गोइंग फॉरवर्ड चाहे कोई भी सेक्टर है, एक तो ये चीज देखनी चाहिए कि आगे एनवायरमेंट ग्रोथ की एनवायरमेंट है, मार्केट उसमें बढ़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि जिस मर्जी रेट पे हमारा दिल चाहे तो हम शेयर को खरीदना शुरू कर दें। ऐसे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और बल्कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी ये आने वाले जो 1-2 वीक हैं, इसमें जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो इस जगह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि मार्केट ये रिजल्ट सीजन चल रहा है। इस रिजल्ट सीजन में मुमकिन है कि अच्छी खबरें हो तो यहां से कोई 3-4% इंडेक्स फर्दर जंप कर जाए, आगे पॉलिसी रेट का डिसीजन भी आना है, लेकिन उस डिसीजन पे जाके बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो चाहता है तो अभी बाय कर ले। काइबोर ऑलरेडी 14% पर है,
इसी पे लैंडिंग बार्गिंग होती है। पॉलिसी रेट एक रेफरेंस रेट है, वो रेफरेंस रेट नीचे नहीं भी आता तो जिस इंटरेस्ट रेट पे कंपनीज बारो करती है वो नीचे हो चुका है, उन्हें उसका बेनिफिट पहुंच रहा है। वो एक साइकोलॉजिकल बात है कि इंटरेस्ट रेट जब पॉलिसी रेट का डिसीजन आएगा, तो इस चीज को देख के जो हाई लिवरेज कंपनीज हैं उनके अंदर अभी भी बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी जंप इस तरह का आता है 3-4% का, इंडेक्स जो है 88,000 प्लस हो जाता है, 89,000 के करीब जाता है, तो मेरे नजदीक यहाँ वो ऐसा एरिया होगा कि जहां प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। जो भी न्यू एंट्रेंट्स हैं वो अपने अपने शेयर जो वो सिलेक्ट कर लें कि जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो वही शेयर होने चाहिए कि जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो पे आउट भी देते हैं। जो भी उन्होंने हाई दिए हैं वहां से 10-15% कम से कम रेट नीचे हो तो फिर उनमें उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। सही। डेल, आपका सवाल है सोहेल के हवाले से, जरा कीजिए। जी सर, प्लीज इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा। ये सेल के वाले से सर पिछले दिनों ना एक फेक न्यूज आई थी कि ये 51% स्टेक जो है वो एबट के खरीद रहा है, तो उसकी वजह से इसमें बड़ी जबरदस्त स्पेकुलेशन हुई और ये 68 के करीब चला गया। और फिर अगले दिन ही वो न्यूज दोबारा सर्कुलेट होना शुरू हो गई कि वो फेक न्यूज है। तो सर ये मीडिया को जो कंट्रोल कर रहा है और ये सब जो इस वाले से स्पेकुलेशन हो रही है, तो इस हवाले से कोई अथॉरिटी, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई हुकूमत के हवाले से, कोई हुकूमत का कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इसको चेक करने के हवाले से इसमें थोड़ा गाइड कर देंगे क्या? देखिए, ये फेक न्यूज तो पूरी दुनिया को तंग कर रही है, और इस तरह की में जिस स्टॉक मार्केट में तो लोगों को रियल लॉसेस, फाइनेंशियल लॉसेस आ जाते हैं। आपके सामने इंग्लैंड के अंदर फेक न्यूज ने आग लगा दी, कितनी तोड़फोड़। अब इस चीज को कंट्रोल करना, इसके कुछ रेगुलेशंस तो हैं वहां, लेकिन ऐसी न्यूज देने वाले उन चीजों को समझते हुए उसके बियॉन्ड न्यूज आप देते हैं। अब ये जो चीज है, इस न्यूज पे आप इस तरह से देख लें कि ये ऐसी न्यूज थी कि जिसके माथे के ऊपर लिखा हुआ था कि ये झूठी खबर है। वो किस तरह से कि सर्ल वो कंपनी है कि जिसने पहले एक कंपनी खरीदी और उसके नतीजे में जो इन्होंने डेट लिया, और उस डेट की वजह से सर्ल की मेन कंपनी प्रॉब्लम में चली गई। अब ये अपनी पहले वाली कंपनी बेच रहे हैं अपना डेट देने के लिए, तो अभी नई कंपनी ये कहां से खरीदेंगे? इनके पास तो इस तरह की अवेलेबल ही नहीं है। लेकिन प्राइस एक्शन इतना स्ट्रांग था कि जाहिर है कि उसके सामने, ये जानते हुए भी कि ये इनके लिए कोई नई कंपनी खरीदना मुमकिन नहीं है, और सब लोग देख रहे थे, और फिर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो न्यूज वापस होने से उन्हें नुकसान हुआ। तो ऐसी चीजों, ऐसी जो बेसरोपा न्यूज है, खाली इसमें न्यूज नहीं है, आपने पीआरएल में देखा, इसके अंदर चाइनीज इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की न्यूज भी लगी, और शेयर 24-25 से उठ के 27-27.5 हो गया था, जो कि वापस आ गया। तो जी बिल्कुल, इसका कोई ना कोई इस पे एसईसीपी को ज्यादा स्ट्रांगली मॉनिटर करना चाहिए, और इन्वेस्टर्स को भी मैं कहता हूं कि हमारी भी ये जिम्मेदारी आती है कि इस तरह की न्यूज को बिल्कुल फेस वैल्यू पर ना ले लें, उन पे थोड़ा सा सोच भी लें। जी सर, अब जरा ये बताएं कि कल के हवाले से जो है वो मार्केट आपको कैसी लग रही है, और जो है अभी 3 डेज हैं, क्या लग रहा है, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए, मार्केट की आज की जो इंडेक्स की क्लोजिंग है, अगर प्योरली टेक्निकल्स पे देखें तो वो कोई इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं है, इस वजह से कि पहले हाई से के बाहर निकल के मार्केट उसके वापस अंदर आके क्लोज हुई है। तो ये एक चीज तो दिखाती है कि हायर साइड पे सप्लाई मौजूद है। मार्केट के अंदर गुंजाइश तो मौजूद है कि पॉजिटिव फ्लक्चुएशंस अभी मार्केट पे, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट्स की बुनियाद पे अभी मार्केट ये नहीं लगता कि एकदम से नीचे गिर जाए, लेकिन थोड़ा मोहतात रहना चाहिए शेयर्स में मेरे नजदीक इस एरिया में। और भले ये 2-2.5 हजार पॉइंट भी किसी वजह से बढ़ जाए, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड पॉलिसी रेट का डिसीजन भी आना है, और इंडेक्स आपने देखा है कि बाज औकात बिल्कुल थोड़ी कंपनीज से बढ़ जाता है, बाकी कंपनीज उसके साथ नहीं चलती हैं। तो मेरे नजदीक अभी गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा मोहतात रहना चाहिए मार्केट। सही। राय अब्रार, आपका सवाल है, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, सलमान अपना सवाल कर लीजिए। सलमान, आप अपना सवाल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही?
जी 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 वालेकुम सलाम, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरे दो सवाल थे। एक तो इन पर्टिकुलर जो सर्कुलर डेप्थ का इशू चल रहा है उसमें आप ओजीडीसीएल को अब किस तरह से देखते हैं, और दूसरा सर एंग्रो फर्टिलाइजर ने जो इतना अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट दिया लेकिन डिविडेंड की पोजीशन नहीं बना सका जो कि पास में बना रहा था, तो आगे आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट से कैसे देखते हैं? जी, देखिए एंग्रो का जो रेट्स हैं ये इन्वेस्टमेंट के रेट्स ही हैं। अगर आपके पास पड़ा हुआ तो वेट करना चाहिए, अगर मजीद खरीदना चाहें तो बिल्कुल इसे देखा जा सकता है। लेकिन एंग्रो में चूंकि अब ग्रोथ उस तरह की नहीं रही जैसे पहले थी, इसलिए इसका शेयर अब इसकी परफॉर्मेंस पहले जैसी नहीं है। दूसरा, आपने सर्कुलर डेट के रेफरेंस से ओजीडीसी का देखा है तो लास्ट अपनी एनुअल जो रिपोर्ट दी है इस पे इन कंपनीज ने बताया है कि इनकी न्यू सेल्स के ऊपर इन्हें कैश रिसीव हो रहा है, नया जो सेल्स हैं वो पैसा इनका फंस नहीं रहा। तो एक तो इनकी कैश फ्लोज बेहतर हो रहे हैं। जहां तक सर्कुलर डेट में पुराना पैसा फंसा हुआ है उसके निकलने की अभी तो कोई सबील नहीं है, लेकिन इनका अगर नया सेल्स ही कैश पर जाती जाए तो फिर भी इनके पेआउट्स बेहतर हो जाएंगे। इसीलिए ओजीडीसी अभी इन्वेस्टमेंट में अच्छा लगता है। ठीक है, ये थोड़ा हायर रेट्स हैं, लेकिन ये है कि अगर 160 के अराउंड मिले तो मेरे नजदीक इट्स ए गुड बाय। सर एफएफसी पे भी जरा गाइड कर दिएगा। एफएफसी के रेट काफी हाई इस वक्त हो गए हैं। आपको क्या लगता है कि आगे अगर डिविडेंड की पोजीशन ऐसी ही रहेंगी तो देयर इज अ चांस कि जो प्राइस है वो और ऊपर जा सकती है? जी बिल्कुल, एफएफसी में लोग काफी बुलिश हैं और इसकी अर्निंग और इसके पेआउट उसे जस्टिफाई भी करता है। ये बाकी एक सिर्फ चीज है, बाजार को लगता है कि शायद वो एफएफसी को हर्ट ना करे, वो इनकी फीड स्टॉक गैस की जो प्राइस है वो डिफरेंट है। ईफर्ट को महंगी गैस मिलती है, एफएफसी और फातिमा इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें सस्ती गैस मिलती है। तो ईफर्ट का ये क्लेम है कि इस चीज को या उनकी गैस की कीमत कम हो जाए एफएफसी फातिमा की, या फिर यानी कि इक्वल इनका ट्रीटमेंट हो जाए। तो वो एक कंसर्न एक आम कंपनी होती तो ज्यादा था, लेकिन चूंकि ये एफएफसी है तो मुमकिन है कि ये कंटिन्यू रहे। तो एफएफसी में बिल्कुल चार्म मौजूद है, इसकी पेआउट्स वगैरह जस्टिफाई करते हैं इसके रेट। जी थैंक यू। राय अब्रार, अपना सवाल कर लीजिए जल्दी से, टाइम बहुत कम है, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। अच्छा, इन्होंने सवाल किया है एटीआरएल कहां तक जाएगा, और एक इनका दूसरा सवाल है बीएफबीआईओ की टारगेट प्राइस क्या है। वो शायद लगता सवाल लेके थोड़े रिलैक्स हो गए, वजह से इनके सवाल को थोड़ा सा आंसर करते हैं। अटक रिफाइनरी के अलावा दूसरी किस कंपनी की बात की है इन्होंने? सर बीएफबीआईओ। बीएफबीआईओ जी, बीएफबीआईओ। इसे बाद में देख लेते हैं। अटक रिफाइनरी देखे इस तरह की जो टारगेट होते हैं वो देना काफी मुश्किल होते हैं, लेकिन इस कंपनी में वैल्यू है। आप यहीं से देख लें कि पर शेयर अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो हो सकता है कि ये 800,000 रुपए का इसका शेयर हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पेआउट के हवाले से की जाती है। अब अगर इसमें कोई ऐसी स्टोरी लेके आ जाए कि ये कंपनी सेल हो रही है तो डेफिनेटली फिर तो वो प्राइस तो डिफरेंट होती है ना, वो पेआउट के रेफरेंस से नहीं होती, वो कंपनी की वैल्यू के हिसाब से होती है। तो वो स्टोरी पे डिपेंड करता है, इसलिए इसकी इस तरह से प्राइस देना तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, सही। डेल, आप सवाल कर लीजिए अपना, आपका सवाल है जल्दी से। जी थैंक यू वंस अगेन। मुझे सर ये पूछना था कि जो ट्रेडिंग के लिए अक्सर यूट्यूब के ऊपर जब बिगिनर्स जाते हैं तो वहां पर 100 तरह के इंडिकेटर्स वगैरह वो गाइड कर रहे होते हैं, और इसके अलावा प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइंस वगैरह। तो सर आपसे पूछना ये था कि ये कितने % तक ये चीजें काम करती हैं, क्योंकि मैं तो जब इनको शॉर्ट टर्म के लिए फॉलो करता हूँ तो वो तो हमेशा उलट ही होता है। तो इस वजह से प्लीज गाइड कर दीजिएगा। आपने बहुत ही शानदार सवाल किया है। इस सवाल का जवाब भी अल्लाह करे कि मैं आपको दे सकूं कि जो आपके काम आए। पहली चीज तो आप ये जान लें कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कोई बंदा पैसे नहीं कमा सकता।
अगर कोई कहता है उसने कमा लिए हैं, तो हो सकता है उसने कुछ अरसे में कुछ पैसे कमा लिए हों। ये नामुमकिन है, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अभी चूंकि वक्त कम है तो मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरे ये है कि ये इंडिकेटर्स की जहां तक बात है कि आप ये देखें कि ये बिल्कुल वैलिड है, ये 70 to 80% रेलेवेंस होती है, लेकिन असल चीज है मनी मैनेजमेंट। आप ये पॉसिबल नहीं है कि हर दफा हम उन्हीं इंडिकेटर्स के ऊपर उसी तरह से पार्टिसिपेट कर सकें और फिर प्रॉफिट कर सकें। बहुत कम इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं एक अच्छी ट्रेड करने के लिए, और उसे समझने के लिए एक अच्छे खासे नॉलेज की जरूरत है। ये ऐसे कोई भी नहीं, अगर कोई समझता है कि वो सर आपकी आवाज देखेगा, जी जी, वो कुछ इंडिकेटर्स देख लेगा और वो सीख लेगा मार्केट में नफा करना, तो ये इम्पॉसिबल है। ये मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूं, क्योंकि मैं यही देख के मार्केट में आया था कि मैं जाते ही नफा कर लूंगा जी। तो और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स करते हैं और बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स करते हैं। ठीक है, और मैं खुद भी लूजर नहीं हूं मार्केट के अंदर, मैंने खुद भी गेन किया, लेकिन जब तक मैं इंडिकेटर्स इन चीजों को ऐसे समझता था तो मैंने नुकसान नहीं किया। तो बहरहाल ये प्रॉफिट करना मुमकिन है, इसके लिए आपको डीप नॉलेज की जरूरत है। आप बुक्स पढ़ें, ये वीडियोस भी यूजफुल है, मैं ये नहीं कहता कि ये यूजफुल नहीं है, लेकिन इतनी सी चीज की बुनियाद पर स्टॉक मार्केट में नफा नहीं किया जा सकता। सही। सर जो है अब ये बताएं कि आपकी फेवरेट स्टॉक्स आप किनको जो है वो समझ रहे हैं कि आगे जो है इनमें कुछ एक्टिविटी है और इन्वेस्टर्स को इसमें काम करना चाहिए, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, मुझे तो पूरी मार्केट एक तो अच्छी लगती है गोइंग फॉरवर्ड, और जब मार्केट बढ़ती है तो उसमें जिन स्टॉक्स को अभी मैं बुरा कह रहा हूं ये भी बढ़ जाए। कोई स्टॉक नहीं रहता मार्केट में कि वो ना बढ़े। ये जो TPLP वगैरह या इस टाइप के हैं ये रुके हुए हैं, एंड पे पता चले कि जब बाकी शेयर प्रॉफिट नहीं दे रहे तो इन्होंने 25-30 बल्कि 50% प्रॉफिट दे दिया। मार्केट में ऐसे ही होता है, ऐसे ही लोग फंसते हैं कि लेके देखे इसमें गेन तो आ गया, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जिन्होंने नीचे शेयर खरीदा था उन्होंने अपने जैसे किसी इन्वेस्टर को ही बेचा है और अब वो इंतजार करेगा 3 साल। सही। तो मार्केट में बहरहाल सेक्टर वाइज अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर भी अच्छा लगता है। इसमें ओजी, पाको, माड़ी मेरे ख्याल में लोअर साइड पे डिप पे लेने चाहिए, बढ़ के अभी कोई स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। ईफर्ट है, FFC है, फातिमा अच्छे लगते हैं, खरीदने चाहिए। बैंकिंग में उस तरह की मैं ग्रोथ नहीं समझता, लेकिन रिटर्न है लोअर साइड पे, बाय ही करना चाहिए। UBL है, फैसल बैंक है, नेशनल बैंक है, बैंक अल हबीब है, आप बाय करने चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो स्टॉक जैसे एयरलिंक है, मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री में है कि जो ग्रोथ इंडस्ट्री है, और ये कंपनी अभी प्रॉफिटेबली इसकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है और अच्छा जा रही है। अभी इसने एक हाई दिया है, इसके अंदर मेरे नजदीक इसकी कंसोलिडेशन चल रही है। लोअर साइड पे 130 से नीचे ये मिले तो मेरे ख्याल में जरूर खरीदना चाहिए। कुछ वक्त लग सकता है अभी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इसमें ग्रोथ आएगी। एक और कंपनी है, ये SLGL है, अभी इसमें आजकल एक्टिविटी स्लो हुई है, लेकिन मेरे नजदीक लोअर साइड पे मेरे इसमें भी जाना चाहिए। ये स्पेल है, ये ऑटो पार्ट्स की कंपनी है, काफी बढ़ गई थी, नीचे गई हुई थी, इस रेंज में थोड़ा नीचे मिले, कंसोलिडेट होके गोइंग फॉरवर्ड ये भी गेन ही देगी इंशाल्लाह। सही। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जमशेद सर आपका, और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया।